अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी रिलेशंस को। हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी रिलेशंस, इसकी स्टेटमेंट पर जाने से पहले यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल ये है कि कंपेयर करते हैं क्लासिकल ऑब्जेक्ट और क्वांटम मैकेनिकल ऑब्जेक्ट। तो एक एग्जांपल लेते हैं, क्लासिकल फिजिक्स में मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट लेते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है तो वो मैक्रोस्कोपिक है। तो यहाँ पर 3 डायमेंशनल केस लिए हुए हैं और इसमें कोई भी मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट जो है तो वो एट पोजीशंस पी पर है। अब इस मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट की जो पोजीशंस आ रही है पी आ रही है, लेट्स सपोज अगर ये मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, जब ये मूव करेगा तो 3 डायमेंशनल केस में जब हम इसकी वेलोसिटी को डिटरमिन करेंगे तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस इसकी वेलोसिटी जो होगी v x, विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस इसकी वेलोसिटी vy एंड विद रिस्पेक्ट टू z एक्सिस तो इस ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी होगी vz। तो इसको 3 डायमेंशनल केस में हम इजीली डिस्कस कर सकते हैं। 2 डायमेंशनल केस तो वहां पर भी हम इसे डिस्कस कर सकते हैं, इसकी पोजीशंस फाइंड कर सकते हैं, वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं, मोमेंटम हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। लेकिन और यहां पर पोजीशंस वेलोसिटी एट द सेम टाइम हम फाइंड कर सकते हैं। लेकिन माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट जो हो तो माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के केस में अगर हम पोजीशंस को फाइंड करना चाहें और उसी टाइम हम मोमेंटम को भी फाइंड करना चाहें तो इसको हम फाइंड नहीं कर सकते। इसकी रीजन ये है कि लेट्स सपोज यहाँ पर हम ये लेते हैं कि कोई भी माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट है, ये माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट है, इस पॉइंट से हम इसे व्यू करना चाहते हैं कि इस माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट जो है तो इसे व्यू करना चाहते हैं, इसे देखना चाहते हैं। तो माइक्रोस्कोप के थ्रू अगर इसे हम देखना चाहते हैं तो जब हम इसके ऊपर यहां से देखेंगे तो इसके ऊपर लाइट फॉल करेंगे। अब लाइट क्या है? लाइट फोटॉन, तो फोटॉन की एनर्जी होगी E इज इक्वल टू hf। यहां पर हमने ये कहा कि ये कोई भी माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट है, जिसका माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट है तो जिसका कुछ मैस होगा, m इसका मैस होगा। अब यहां से हमने फोटॉन इसके ऊपर फॉल करवाया है और जो फोटॉन फॉल करवाया है उस फोटॉन की सर्टेन एनर्जी होगी और वो एनर्जी ये आ रही है E इज इक्वल टू hf। इस एनर्जी का फोटॉन हमने इसके ऊपर फॉल करवाया। जब फोटॉन्स को फॉल करवाया है तो इस इलेक्ट्रॉन के लिए या ये जो माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट है तो ये माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट इस एनर्जी को गेन कर लेगा, ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। जब ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो हम इसकी पोजीशंस को फाइंड कर सकते थे। यहां से हमने इसकी पोजीशंस को डिटेक्ट कर लिया, ये जो पॉइंट था तो इस पॉइंट से हमने इसकी पोजीशंस को डिटेक्ट कर लिया। लेकिन जो ही इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर फोटॉन इसके ऊपर स्ट्राइक करेगा तो स्ट्राइक करने की वजह से यही जो माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट था तो ये माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट एनर्जी गेन करेगा। जब ये एनर्जी गेन करेगा तो हम ये कहेंगे कि जब इसके पास एनर्जी आ जाएगी तो ये ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन जो अब इसकी पोजीशन ये थी इनिशियल, तो अपनी पोजीशन से ये डिस्प्लेस हो जाएगा। जब ये अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस हो जाएगा तो यहां से ये सर्टेन वेलोसिटी गेन करेगा, तो इसके पास वेलोसिटी आ जाएगी। अब यहां से देखें तो इसका मेस था और साथ वेलोसिटी, तो हम ये देखेंगे कि P इज इक्वल टू mv, तो इसका मोमेंटम आ रहा है। जब इसने वेलोसिटी चेंज की तो हम ये कहेंगे कि डेल P हमारे पास आ रहा है। तो एट द सेम टाइम पोजीशंस को हम डिटरमिन करना चाहते थे, कि पोजीशंस की बात कर रहे थे, डिटरमिन करना चाहते थे, तो उसी टाइम इसका मोमेंटम जो हो गया वो चेंज हो गया। तो अब हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये है कि एक्यूरेटली 100% जो है तो दोनों टर्म को हम एट द सेम टाइम जो है वो डिटरमिन नहीं कर सकते। तो हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी रिलेशन जब इसको डिफाइन करेंगे तो हमारे पास ये होगा, इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर बोथ पोजीशंस एंड मोमेंटम। तो ये हमारे पास पोजीशंस आ रही है और ये मोमेंटम आ रही है। It is impossible to measure both positions and momentum simultaneously, कि हम इसको simultaneously मेजर नहीं कर सकते। तो हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी रिलेशन जो है तो जिसको हम मैथमेटिकली ऐसे लिखते हैं कि इसके लिए अगर देखें पोजीशंस एंड मोमेंटम के लिए तो डेल x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू h कट।
अब ये जो हमारे पास रिलेशंस आ रहे हैं, तो ये रिलेशंस कहां से आ रहे हैं, इसको देखते हैं। अब यहां से हमने इसके ऊपर जो फोटॉन फॉल करवाया, तो इस फोटॉन का जो बिहेवियर आ रहा है, इस फोटॉन का वेव बिहेवियर आ रहा है। अब ये माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट है, तो डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस ये बता रहा था कि लैम्डा इज इक्वल टू h/mv, कि जितना मास कम होगा उतना ही उसके साथ वेवलेंथ ज्यादा एसोसिएट होगी। तो इसको डिटरमिन करने के लिए हम यहाँ पर वेव जो है तो इसको यूज करते हैं। तो एक रिलेशन लेते हैं। रिलेशन ये है कि डेल के इंटू डेल एक्स इज इक्वल टू 1 के इक्वल आ रहा है। अब यहाँ पर ये जो k आ रहा है तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है वेव नंबर को, और x जो है तो x यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है पोजीशंस को। तो वेव नंबर जो है तो इसकी वैल्यू हमारे पास इक्वल होती है k इज इक्वल टू 2 पाई ओवर लैम्डा के इक्वल होते हैं। तो इसे हम ये भी लिख सकते हैं डेल k इज इक्वल टू डेल 2 पाई ओवर लैम्डा। इसको नाम दे दें इक्वेशन ए का। तो इक्वेशन ए में जब पुट करेंगे, इक्वेशन ए इंप्लाइज दैट डेल k, तो डेल k हमारे पास आ रहा था तो उसकी वैल्यू डेल 2 पाई ओवर लैम्डा डेल x इज इक्वल टू 1। अगर सिंगल एक्सिस लें कि हम लीनियर ले रहे हैं कि एक्स एक्सिस ले रहे हैं, तो इस केस में डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस को हम यूज करें कि लैम्डा इज इक्वल टू h/p। अगर मोशन जो हो रही है अलोंग एक्स एक्सिस हो रही है, तो ये हमारे पास आ जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू h/px। अब इस इक्वेशन में पुट करें, तो जब यहां पर हम पुट करेंगे तो डेल 2 पाई ओवर लैम्डा, तो लैम्डा की जगह पर यहां पर हम ये पुट करेंगे h/px इंटू डेल x इज इक्वल टू 1 के इक्वल हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं डेल, ये फर्स्ट स्टेप में यहां से चले जाएगा, डेल px इंटू डेल x इज इक्वल टू, अब ये जो फैक्टर आ रहा है इसके साथ हमने डिवाइड किया तो h/2 pi, or this can be written as del px into del x is equal to h/2 pi। h जो है तो ये प्लैंक कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हमारे पास ये आ रहा है h/2 pi, तो h/2 pi इक्वल होता है h कट के, जिसे रिड्यूस प्लैंक कांस्टेंट कहा जाता है। h कट जो है तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है रिड्यूस प्लैंक कांस्टेंट को। नाउ डेल px इनटू डेल x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू h कट, कि इतनी हमारे पास एक्यूरेसी आ रही है। तो ये हमारे पास था हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो यही जो प्रिंसिपल है तो इसको अब हम देखते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में। तो क्वांटम मैकेनिक्स में इस रिलेशंस को कैसे यूज करेंगे। इसी तरीके से ये रिलेशंस जो आ रहा है तो इसको एनर्जी के लिए हम यूज कर सकते हैं और टाइम के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो पेयर की फॉर्म में ये रिलेशन जो होगा तो ये हमारे पास पेयर की फॉर्म में आएगा। अब यहाँ पर हम क्वांटम मैकेनिकली डिस्कस करेंगे हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो इसे क्वांटम मैकेनिकली यहाँ पर हम प्रूव करेंगे। यहाँ पर हम एक यूज करेंगे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी यूज करेंगे, वेव फंक्शंस को यूज करेंगे, और इसी के साथ साथ हम एक्सपेक्टेशंस वैल्यू को यूज करेंगे। एक्सपेक्टेशंस वैल्यू ये होगी कि जब हम पोजीशंस की बात कर रहे हैं तो पोजीशंस की एक्सपेक्टेशंस वैल्यू, तो इसे हम ऐसे डिस्क्राइब करेंगे। अब ये एक्सपेक्टेशंस वैल्यू ये बता रही है कि जो हम पोजीशंस मेजर कर रहे थे तो उसकी एक्सपेक्टेड रेंज को यहाँ पर ये शो करेगा। तो इसी तरीके से मोमेंटम्स के लिए एक्सपेक्टेशंस वैल्यू, तो इनको हम यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एक्सपेक्टेशंस वैल्यू से। तो एक्सपेक्टेशंस वैल्यू फॉर पोजीशंस, तो अब ये जो
प्रॉब्लम है या ये जो आर्टिकल है तो इसको साथ साथ आप लोग सॉल्व करें तो इजीली इस तरीके से समझ आ जाएगी आप लोगों को। तो अब हम ये कहते हैं कि अगर अनसर्टेनिटी इन पोजीशंस, तो अनसर्टेनिटी इन पोजीशंस को हम रिप्रेजेंट करेंगे डेल एक्स। तो ये हमारे पास अनसर्टेनिटी आ रही है पोजीशंस में, ये इक्वल है डेल एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है पोजीशंस को, माइनस एक्स एवरेज। तो एक्स बार भी से बोला जाता है, तो ये हमारे पास एवरेज वैल्यू आएगी और साथ स्क्वायर और ये साथ इसकी एक्सपेक्टेशंस वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। इसको नाम दे दें इक्वेशन नंबर 1 का। अब जो एक्सपेक्टेशंस वैल्यू होती है तो उसमें अब एवरेज को लिया जाए तो एवरेज वैल्यू इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशंस वैल्यू। तो एवरेज वैल्यू ऑफ एक्स हमने ली है तो ये हमारे पास से एक्सपेक्टेशंस वैल्यू ऑफ एक्स के इक्वल है। तो इसको इक्वेशन 1 में पुट कर लें तो डेल एक्स इज इक्वल टू, अब ये जो एवरेज वैल्यू आ रही थी तो इसकी जगह पर ये एक्सपेक्टेशंस वैल्यू पुट कर लें, ये हमारे पास इक्वेशन 2 आ जाएगी। नाउ फॉर मोमेंटम्स, तो मोमेंटम्स के लिए अनसर्टेनिटी जो होगी डेल पी इज इक्वल टू पी माइनस एवरेज वैल्यू ऑफ मोमेंटम्स स्क्वायर और साथ ये एक्सपेक्टेशंस की फॉर्म में आएगा। अब ये जो एवरेज वैल्यू ऑफ पी होगी तो ये एक्सपेक्टेशंस वैल्यू ऑफ मोमेंटम्स के इक्वल होगी। सो दैट del px is equal to p minus expectations value of momentum square, इसको नाम दे दें इक्वेशन 3 का। अब यहां पर जो हमारे पास एक्सपेक्टेशंस वैल्यू आ रही है तो इसको समझते हैं कि एक्सपेक्टेशंस वैल्यू कैसे आ रही है। एक बॉक्स लेते हैं, इसको हम ले लेते हैं कि ये हमारे पास एक्स एक्सिस और ये वर्टिकल वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस में हम पोजीशंस को ले लेते हैं और वाई एक्सिस जो है तो इसमें प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ले लेते हैं साई एक्स। तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी डेंसिटी आ रही है। लेट्स सपोज कोई भी पार्टिकल है और वो पार्टिकल इस रीजन में लाई कर रहा है, ये हमारे पास रीजन जो आ रही है तो वो पार्टिकल इस रीजन में लाई कर रहा है। जब पार्टिकल यहाँ पर इस रीजन में लाई करता है तो हम ये कहते हैं कि पार्टिकल अगर यहाँ पर सेंटर में किसी जगह पर लाई कर रहा है। अब यहाँ जिस जगह पर पार्टिकल लाई करेगा तो उस जगह पर पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी और उसके साइड वाले रीजन जो होगी जितने से दूर जाते जाएंगे तो वहां पर इसकी प्रोबेबिलिटी जो होगी तो वो कम होती जाएगी। अब यहाँ पर हम ये देखेंगे कि पार्टिकल यहाँ पर लाई कर रहा है तो पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी इस रीजन में मैक्सिमम आ रही है और ये हमारे पास ओरिजिन आ रहा है तो x इज इक्वल टू 0। अब यहां से पर देखें तो पार्टिकल यहां पर एग्जिस्ट नहीं करता तो इसकी प्रोबेबिलिटी कम होगी। जितना हम एक्स एक्सिस में इसके करीब जाते जाएंगे तो इसकी प्रोबेबिलिटी इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। जितने तक जाएंगे तो प्रोबेबिलिटी इंक्रीज, जितने तक जाएंगे तो इस तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ अ पार्टिकल जो होगी तो इस रीजन में इंक्रीज हो जाएगी। तो ये हमारे पास मैक्सिमम पॉइंट। जब हम इससे दूर होते जाएंगे तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी पहले यहाँ पर आ रही थी, जब हम इससे दूर हो जाएंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अ पार्टिकल जो होगी तो ये डिक्रीज होने शुरू हो जाएगी। तो अब इस केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ अ पार्टिकल डिक्रीज हो जाएगी तो इस पॉइंट पर प्रोबेबिलिटी ऑफ अ पार्टिकल 0 है। कि जैसे हम ये लें कि x एक्सिस और ये साथ y एक्सिस लें तो यहाँ पर x एक्सिस पर y की वैल्यू जो होगी ये 0 होगी और इस पॉइंट में x एक्सिस की भी वैल्यू होगी और y एक्सिस की वैल्यू आएगी। अब ये वाला जो पॉइंट आ रहा है पीक पॉइंट, तो ये पीक पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है या हमें दे रहा है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ अ पार्टिकल। तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ अ पार्टिकल दे रहा है। लेकिन ये जो हमारे पास ग्राफ आया तो इसमें हम ओरिजिन को शिफ्ट कर दें। जब हम ओरिजिन को शिफ्ट करेंगे तो यहां पर हमें एक्सपेक्टेशंस वैल्यू मिलेगी। एक्सपेक्टेशंस वैल्यू ऑफ अ पार्टिकल यहां पर हमें मिलेगी।
अगर हम इसका मोमेंटम की एक्सपेक्टेशंस वैल्यू, तो यहाँ पर एक्सपेक्टेशंस वैल्यू जो होगी ये मैक्सिमम होगी। लेकिन हम ये कहते हैं कि अगर ऑरिजिन को शिफ्ट कर दिया जाए, ऑरिजिन को हम शिफ्ट कर रहे हैं, तो ये हमारे पास आ रहा है, ऑरिजिन यहाँ पर आ रहा है, अब ये हमारा केस आ रहा है, तो इस पॉइंट पर अब पार्टिकल जो है तो ऑरिजिन पर लाई नहीं कर रहा था, तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ पार्टिकल जो होगी तो यहाँ पर जीरो होगी। तो इस वजह से यहाँ पर हम ये कहेंगे कि एक्सपेक्टेशंस वैल्यू जो होगी वो भी जीरो होगी फॉर पोजीशंस, और उसी के साथ मोमेंटम्स के लिए जो एक्सपेक्टेशंस वैल्यू आएगी तो ये भी जीरो हो जाएंगी। तो यहाँ से एक्सपेक्टेशंस वैल्यू ऑफ पोजीशंस और मोमेंटम हमने फाइंड कर ली कि जब हम ऑरिजिन को शिफ्ट कर रहे थे। जहां पर पार्टिकल होगा तो वहां पर उसका वेव फंक्शंस, जहां पर पार्टिकल नहीं होगा तो वेव फंक्शंस नहीं होगा। अब ये जो हमारे पास साई आ रहा है, तो ये साई स्टेरिक जो वेव फंक्शंस आ रहा है उसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट, और साई इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो डी ऑफ एक्स इंटीग्रल जितनी हमारे पास आए माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, तो ये हमारे पास अगर 1 के इक्वल हो तो नॉर्मलाइज हो जाता है, तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के इक्वल होता है, तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी डेंसिटी आ रही है। लेकिन इस केस में जब हम ओरिजिन को शिफ्ट कर लेते हैं तो यहाँ पर x इक्वल टू 0 के ऊपर पार्टिकल जो है अगर वो लाइन नहीं कर रहा, तो वहां पर एक्सपेक्टेशंस वैल्यू फॉर द मोमेंटम एंड एक्सपेक्टेशंस वैल्यू फॉर पोजीशन जो होगी तो ये 0 हो जाएगी। अब ये जो वैल्यू आई है पोजीशंस की एक्सपेक्टेशंस वैल्यू यहाँ पर और इस इक्वेशंस में पुट करेंगे, तो इक्वेशंस 2 और 3 में पुट करेंगे। तो पहले इक्वेशंस 2 में पुट करते हैं। इक्वेशंस 2 इंप्लाइज दैट del x इज इक्वल टू x, ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी तो x स्क्वायर, एंड इक्वेशन 3 इंप्लाइज दैट del p x, और इसे del p भी लिखा जाता है, del p x भी लिखें या del p लिख लें, del p, तो ये हमारे पास आ जाएगा p। अब ये वाली टर्म 0 हो जाएगी क्योंकि एक्सपेक्टेशंस वैल्यू ऑफ मोमेंटम यहां से 0 हो रही है, तो p स्क्वायर। अब ये हमारे पास दो वैल्यू आ रही हैं, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लें, लेफ्ट लेफ्ट के साथ और राइट आर्म के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो del x इंटू del p इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x, और साथ ये हमारे पास आ जाएगा। नाउ दिस इक्वेशंस कैन बी रिटन एज del x del p इज इक्वल टू x स्क्वायर p स्क्वायर। अब ये वाली इक्वेशंस आप लोगों ने याद रखनी है क्योंकि ये लास्ट में हम यूज करेंगे, तो इसको नाम देते हैं इक्वेशंस 4 का। अब p जो आ रहा है तो ये मोमेंटम को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसको एज अ ऑपरेटर हम अगर लें, इसको एज ऑपरेटर लें, तो मोमेंटम का ऑपरेटर जो होगा तो लीनियर मोमेंटम, इससे हम बोलेंगे कि सिर्फ सिंगल डायरेक्शन में px अगर है तो ये हमारे पास इक्वल होगा माइनस h कट ओवर आयोटा d ओवर d ऑफ x, जैसे पार्शियल ओवर पार्शियल ऑफ x। अगर ये px है तो py जो होगा तो ये इक्वल होगा माइनस h कट ओवर आयोटा d ओवर dy। सिमिलरली z एक्सिस के लिए भी हम इसी तरीके से लिख सकते हैं। अब यहाँ पर एक इंटीग्रेशन जो है तो कंसीडर करते हैं कि एक टर्म जो है तो वो अपने से यहाँ पर लेते हैं। वो टर्म हमारे पास ये आ रही है कि माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी माइनस h कट ओवर आयोटा d साई स्टेरिक ओवर d ऑफ x साई d ऑफ x। इस टर्म को जब सॉल्व करेंगे तो अब इसमें x साई जो आ रहा है तो इसको लें फर्स्ट टर्म,
और ये वाली जो टर्म आ रही है तो इसको लें सेकंड टर्म। साथ इंटीग्रल आ रहा है तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहां पर हम यूज करेंगे फर्स्ट इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास आ रही है xi इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी माइनस h कट ओवर आयोटा d स्टेरिक ओवर d ऑफ x dx माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास x साई आ रही है d ओवर d ऑफ x साई प्लस इनटू सेम इंटीग्रल और साथ ये माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी इनटू सेम इंटीग्रल। तो सेम इंटीग्रल जो होगी सेकंड टर्म तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी माइनस h कट ओवर आयोटा d साई स्टेरिक ओवर d ऑफ x dx। यहां से ये dx कैंसिल, ये हमारे पास आ जाएगा। तो इसे हम ये लिखेंगे कि ये बन जाएगी जब सॉल्व करेंगे x साई माइनस h कट ओवर आयोटा। तो इसको मैं इस टर्म को ऐसे डायरेक्ट लिख देता हूं माइनस h कट ओवर आयोटा कांस्टेंट आ रहा है x साई इंटू साई स्टेरिक। जब इंटीग्रल को इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो साथ इसकी लिमिट आ जाएगी माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी माइनस इंटीग्रल ऑफ माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। अब इसको एज इट इज रहने दें तो ये बन जाएगा d ओवर d ऑफ x साई। यहां से जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसके साथ यहां से आ जाएगा साई स्टेरिक और साथ ये dx हमारे पास यहां से आ जाएगा। अगेन अब यहां पर देखें कि ये फर्स्ट टर्म जो है तो ये जीरो हो रही है। किस वजह से हो रही है? ये वेव फंक्शंस की बात करते हैं एट इंफिनिटी। तो वेव फंक्शन जो है तो इंफिनिटी के ऊपर कोई भी वेव फंक्शन जो होगा तो ये जीरो होगा। जब फंक्शन जो है तो वो इनफाइनाइट हो जाए तो उस पे वेव फंक्शन जो होगा तो ये जीरो होगा। तो एट इंफिनिटी अगर हम वेव फंक्शन जीरो लें तो ये बाउंड्री कंडीशन जो है तो इसको वायलेट कर रहा है। जब बाउंड्री कंडीशन ये आ रही है कि हम फाइनाइट लेवल पर इसको अप्लाई कर सकें। अब ये हमारे पास इंफिनिटी आ रहा है तो ये टर्म हमारे पास होगी। तो यहां पर लिख लें कि साई इंफिनिटी ये हमारे पास जीरो को अप्रोच कर रहा है। इसी तरीके से साई माइनस इंफिनिटी तो ये भी जीरो को क्या करेगा? अप्रोच करेगा। तो फर्स्ट टर्म यहां से जीरो हो जाएगी और सेकंड टर्म जो आ रही है तो इसके साथ माइनस h कट ओवर आयोटा ये टर्म भी आ रही है। नेक्स्ट तो माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो जाएगा h कट ओवर आयोटा माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी। अब इसको सॉल्व करें तो यहां पर प्रोडक्ट रूल तो फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो dx और dx 1 हो जाएगा तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। साई स्टेरिक dx इस टर्म को साफ देख लें तो ये आ रही है टर्म माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी माइनस h कट ओवर आयोटा d साई स्टेरिक ओवर d ऑफ x साई dx इज इक्वल टू, इस टर्म को मैं ऐसे लिख लेता हूं माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी h कट ओवर आयोटा x d साई ओवर d ऑफ x। और ये साई स्टेरिक जो है तो इसके साथ मल्टीप्लाई कर लें तो ये साई स्टेरिक इनसाइड मल्टीप्लाई कर लिया साथ dx प्लस सेकंड टर्म तो इसमें आ जाएगा h कट ओवर आयोटा माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी साई। इस टर्म को मल्टीप्लाई किया तो साई स्टेरिक और साथ ये आ जाएगा dx आ जाएगा।
नेक्स्ट स्टेप में माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी माइनस एच कट ओवर आयोटा डी साई स्टेरिक ओवर डी ऑफ एक्स साई डी एक्स। इस टर्म को इधर लेकर आए तो ये माइनस बन जाएगी, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, इसको ऐसे लिख लें एच कट ओवर आयोटा। इस टर्म के साथ हमने मैच करना है, तो पहले साई वाली टर्म है तो ये लिख लें, तो डी साई ओवर डी ऑफ एक्स, फिर उसके बाद x, तो इस x को यहां पर लिखने x साई स्टेरिक और साथ ये आ जाएगा dx इज इक्वल टू h कट ओवर आयोटा माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी साई और साई स्टेरिक जो है तो ये हमारे पास किसके प्रोबेबिलिटी के, तो इसका स्क्वायर आ जाएगा, ये हमारे पास साई स्क्वायर dx और इस इक्वेशंस को नाम दें इक्वेशंस 5 का। अब यहां पर एक कंसेप्ट समझें। कंसेप्ट ये है कि ये हम लेते हैं कि z माइनस z स्टेरिक, मैं लिख लेता हूं ताकि नीचे जगह बन जाए। तो z माइनस z स्टेरिक इज इक्वल टू 2 ऑफ इमेजिनरी कंपोनेंट। आई एम यहां पर ये इमेजिनरी कंपोनेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है या इमेजिनरी टर्म जो आएगी उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये साथ z के इक्वल होगी। अब ये रिलेशंस कहां से आया है, तो इसके लिए एक एग्जांपल देखें। एग्जांपल ये है कि हमारे पास z इक्वल होता है, z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y के इक्वल होता है। अगर z स्टेरिक लें तो z स्टेरिक ये आएगा x, इसके ऊपर भी स्टेरिक आ जाएगा तो x प्लस आयोटा y, तो ये स्टेरिक z स्टेरिक इज इक्वल टू x, तो हमारे पास कांस्टेंट आ रहा है तो ये x ही रह जाएगा, आयोटा तो इसके ऊपर जब स्टेरिक आएगा तो ये माइनस आयोटा y बन जाएगा। अब इस टर्म को देखें, z माइनस z स्टेरिक किया हुआ है तो z माइनस z स्टेरिक इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y माइनस z स्टेरिक की वैल्यू तो माइनस x तो प्लस आयोटा y, माइनस x और माइनस x कैंसिल हो जाएंगे तो z माइनस z स्टेरिक इज इक्वल टू ये बन जाएगा 2 आयोटा y। आयोटा यहां पर जो आ रहा है तो ये इमेजिनरी आ रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है, तो इसको z माइनस z स्टेरिक इज इक्वल टू 2 इमेजिनरी कंपोनेंट और साथ ये हमारे पास y आ जाएगा। y क्या है, तो एज अ हमारे पास कोई भी नंबर आ रहा है तो हमने ये z यहां पर लिख लिया है। तो अब यहां से ये देखें कि ये टर्म हमारे पास आ रही है तो इस रिलेशन को यहां पर यूज करेंगे। जब ये वाला रिलेशन यहां पर यूज करेंगे तो यहां से देखें कि जैसे हमने ये लिया था कि z इक्वल है x प्लस आयोटा y के और z स्टेरिक जो है तो ये इक्वल है x माइनस आयोटा y के इक्वल है। यहां पर देखें d साई स्टेरिक आ रहा है, यहां पर स्टेरिक नहीं है, x आ रहा है और साई के साथ यहां पर स्टेरिक नहीं, यहां पर स्टेरिक आ रहा है। अगर तो ये हमारे पास z है तो फिर ये z स्टेरिक आएगा, अगर ये z है तो फिर ये z स्टेरिक आएगा। तो फर्स्ट टर्म जो है तो इस टर्म को हम ये ले लेते हैं कि ये z है तो ये सेकंड टर्म हमारे पास z स्टेरिक आ रही है, तो z माइनस z स्टेरिक किसके इक्वल है, तो यहाँ पर ये लिखे हुए है। तो इस इक्वेशंस 5 को अब यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं, इक्वेशंस 5 इंप्लाइज दैट, तो ये किसके z माइनस z स्टेरिक किसके इक्वल बन जाएंगे, तो ये बन जाएगा 2 इमेजिनरी नंबर और साथ ये आ जाएगा माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी z, तो z की जगह हमने ये वाली टर्म ली हुई है तो इस टर्म को यहाँ पर लिख लें, तो ये बन जाएगा माइनस h कट ओवर आयोटा d साई स्टेरिक ओवर d ऑफ x साई dx इज इक्वल टू, अब ये टर्म किसके इक्वल है, तो इज इक्वल टू h कट ओवर आयोटा माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी साई
डी ऑफ एक्स, तो इसको नाम दे दें इक्वेशन 6 का। तो यहाँ पर ये जो टर्म हमारे पास आ रही थी, तो इसका दोनों साइड स्क्वायर लेंगे। जब स्क्वायर लेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 4, तो इसको यहाँ पर लिखिए कि ये 4 और ये वाली जो टर्म आ रही थी तो इसका साथ ये स्क्वायर आ जाएगा। और साथ यहाँ पर इस साइड जब हम स्क्वायर लेंगे, यहाँ पर जब हम होल स्क्वायर लेंगे तो यहाँ पर ये आएगा आयोटा स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर -1 के, लेकिन साथ हमने एम्पलीट्यूड इसका लिया हुआ है नॉट गिवन, तो ये हमारे पास प्लस में ये टर्म आ जाएगी। तो विच इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू, क्योंकि साथ ये हमारे पास आ रहा है कि कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर का जब हम स्क्वायर लेंगे तो ये इससे ग्रेटर होगा या इक्वल हमारे पास आएगा। अब यहाँ पर हम यूज करते हैं श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी को। जब हम यूज करेंगे श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी तो ये हमारे पास बनेगी इंटीग्रल ऑफ एफ स्टेरिक, दो कंपोनेंट हम लेते हैं, दो फंक्शंस, एक एफ ऑफ एक्स और दूसरा जी ऑफ एक्स लेते हैं, तो ये हमारे पास इनइक्वालिटी आ जाएगी एफ स्टेरिक ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स dx g steric of x f of x dx, which is greater than or equal to f steric सॉरी ये होगी हमारे पास इनइक्वालिटी इंटीग्रल f steric of x f of x dx, integral g steric of x gx dx, which is greater than or equal to इंटीग्रल अब फर्स्ट जो हमारे पास आ रहा है f steric of x, तो इसके साथ हम ये लिखेंगे दूसरा फंक्शन जो स्टेरिक के बगैर आएगा, तो ये आ जाएगा gx और साथ ये dx रह जाएगा। सेकंड इसके हम लिखते हैं तो इंटीग्रल f ऑफ x और साथ हमारे पास g स्टेरिक ऑफ x रहता है, तो g स्टेरिक ऑफ x dx हमारे पास। अब यहाँ पर फंक्शंस कंसीडर करते हैं। फंक्शंस हमारे पास ये आ रहा है कि f ऑफ x लिए हुए हमने और दूसरा फंक्शन g ऑफ x लिए हुए। तो f ऑफ x लेट करते हैं कि f ऑफ x इक्वल है h कट ओवर आयोटा d साई ओवर d ऑफ x के इक्वल है। अब इसी से हम फाइंड करें f ऑफ x से, तो f स्टेरिक ऑफ x, क्योंकि ये भी तो हमें रिक्वायर्ड है, f स्टेरिक ऑफ x फाइंड करें माइनस h कट ओवर, क्योंकि आयोटा आ रहा है तो माइनस h कट ओवर आयोटा, तो d साई स्टेरिक d ऑफ x। ये हमारे पास दो फंक्शंस हो गए, एक ही है उसी का हमने यहाँ पर स्टेरिक लिए हुए। दूसरा फंक्शन हम ये कंसीडर करते हैं g ऑफ x, तो ये लेते हैं कि g ऑफ x इक्वल है g ऑफ x, दूसरा ये लिया था जब हमने इंटीग्रल लिया था उसमें x साई लिया था, तो g ऑफ x साई के इक्वल है, तो g स्टेरिक ऑफ x जब फाइंड करेंगे तो g स्टेरिक ऑफ x ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा x साई स्टेरिक के इक्वल, क्योंकि इसके ऊपर होल स्क्वायर लें, होल स्टेरिक लें, तो ये x साई स्टेरिक के इक्वल हो जाएगा। अब हम ये जो इक्वेशंस आ रही है तो इसको इक्वेशन 7 का नाम दें। तो इक्वेशन 7 जो लास्ट टर्म आ रही है इस साइड जो आ रही है, तो इसमें इस इनइक्वालिटी को यूज करेंगे। टुवर्ड्स इनइक्वालिटी जो आ रही है तो यहाँ पर इस टर्म में यूज करें, जब यहाँ पर हम यूज करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगी 4। अब हम इसको इनइक्वालिटी को यूज कर रहे हैं, तो ये इनइक्वालिटी हमारे पास यहाँ पर आ रही है इंटीग्रल माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी f स्टेरिक ऑफ x, तो f स्टेरिक ऑफ x इक्वल है यहाँ पर माइनस h कट ओवर आयोटा d साई स्टेरिक ओवर d ऑफ x f ऑफ x, तो f ऑफ x h कट ओवर आयोटा d साई ओवर d ऑफ x और साथ ये dx आ जाएगा।
माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी जी स्टेरिक ऑफ एक्स, तो जी स्टेरिक ऑफ एक्स एक्स साई स्टेरिक जी ऑफ एक्स, तो जी ऑफ एक्स इक्वल है एक्स साई के और साथ ये डी एक्स आ जाएगा। अब ये वाली जो टर्म आ रही है तो ये टर्म इक्वल इसी को लें तो इसको देखें तो ये 4 माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी। अब ये फर्स्ट टर्म जो हमारे पास बन रही है यहाँ पर, तो फर्स्ट टर्म एच कट और एच कट स्क्वायर आयोटा और आयोटा यहाँ पर, तो ये आयोटा स्क्वायर -1 और साथ ये माइनस आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा प्लस बन जाएगा। तो इसी तरीके से हम ये लिखेंगे, ये फैक्टर हमारे पास एच कट ओवर, तो ये बन जाएगा एच कट स्क्वायर डी। अब ये जो आ रहा है तो डी साई और साई स्टेरिक आ रहा है, साई और साई स्टेरिक जो होगा तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं साई इंटू साई स्टेरिक, तो ये मॉड की फॉर्म में हमारे पास आ जाता था, इसको ये लिख देते हैं साई मॉड की फॉर्म में, एम्पलीट्यूड की फॉर्म में, तो ये आ जाएगा डी साई ओवर डी ऑफ एक्स। ये वाली टर्म हमारे पास आ जाएगी फर्स्ट, तो इसका स्क्वायर और साथ ये आ रहा है कि डी ऑफ एक्स, तो डी ऑफ एक्स को एज इट इज लिख लें तो डी एक्स। सेकंड में इस टर्म में देखें एक्स एंड एक्स इंटू एक्स, तो ये बन जाएगा इंटीग्रल माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एक्स इंटू एक्स जो होगा, तो ये एक्स स्क्वायर साई और साई, साई इंटू साई स्टेरिक, तो ये बन जाएगा। तो यहां पर भी इसमें हम ये लिख सकते हैं कि ये हमारे पास x और साई इस फॉर्म में लिख लें और ये d ऑफ x आ जाएगा। अब ये जो इनइक्वालिटी की वैल्यू आ रही है तो इस इनइक्वालिटी की वैल्यू को हम पुट करेंगे इस इक्वेशन में, तो जब यहां पर हम यूज करेंगे तो ये इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी इक्वेशन 7 implies that इक्वेशन 7 implies that h cut square minus infinity to infinity psi square dx is greater than or equal to 4। तो इस टर्म ये वाली जो टर्म आ रही है तो इसकी जगह पर हम ये रिलेशन यूज करेंगे, तो ये बन जाएगा 4 माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एच कट डी साई ओवर डी ऑफ एक्स डी एक्स माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एक्स, इसे ऐसे लिखें एक्स स्क्वायर, तो ये साथ आ जाएगा साई स्क्वायर डी एक्स। ये वाली टर्म हमारे पास आ रही है। अब यहाँ पर इस टर्म में हमने स्क्वायर लिया हुआ है, स्क्वायर है तो ये आयोटा जो आ रहा है तो इसको इस टर्म को पहले लिखें, जब इसको पहले लिखेंगे तो ये हमारे पास 4 आ जाएगा और इसके साथ ये बन जाएगा माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, तो इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं कि h कट डिवाइडेड बाय आयोटा, क्योंकि स्क्वायर लिए हुए है और साथ ये d साई ओवर d ऑफ x स्क्वायर dx माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एक्स स्क्वायर हमारे पास यहाँ पर आ रहा था, तो साई हमारे पास इक्वल होता है साई स्क्वायर, तो इसे हम ये लिख सकते हैं इस फॉर्म में अगर आ रहा है तो ये हमारे पास इक्वल बन जाएगा साई स्टेरिक इनटू साई। एक्स है एक्स स्क्वायर आ रहा है तो एक्स स्क्वायर को मैं ऐसे इसमें लिख लूंगा, तो ये साई स्टेरिक एक्स स्क्वायर, तो ये हमारे पास एक्स स्क्वायर, तो ऑपरेटर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो इस फॉर्म में भी एक्स और ये साथ साई dx ये वाली टर्म आ जाएगी इज इक्वल टू, तो जब यहां पर लिखेंगे तो ये बन जाएंगे ग्रेटर देन और इक्वल टू h कट स्क्वायर माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी साई स्क्वायर dx स्क्वायर। ये टर्म हमारे पास आ जाएगी। अब इस टर्म को साइन dx स्क्वायर ये वाली टर्म आ रही है। अब नेक्स्ट ये करना है कि यहाँ पर ये जो 4 आ रहा था तो 4 के साथ डिवाइड करेंगे,
तो ये आ जाएगा, यहाँ पर 4 के साथ हमने डिवाइड कर लिया है। जब डिवाइड करेंगे तो इस साइड ये चला जाएगा। नेक्स्ट टर्म में ये करना है कि ये वाली जो टर्म आ रही है तो इस टर्म के साथ होल को डिवाइड करेंगे। जब हम यहाँ से इस टर्म के साथ डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास रह जाएगी, मैं यहाँ पर ही डायरेक्ट लिख लेता हूँ। जब इस टर्म के साथ डिवाइड करेंगे, ये स्क्वायर की फॉर्म में आ रहा है, तो जैसे यहाँ पर हो इज इक्वल टू 4a स्क्वायर, तो यहाँ पर 2x लिखा हुआ है तो इसके साथ मैं डिवाइड करूंगा। 2x इंटू वाई अगर है तो 2x ओवर a, y ओवर a इज इक्वल टू 4 रह जाएगा। तो इसी तरीके से यहाँ पर इस टर्म को डिवाइड कर लेना है। जब डिवाइड करेंगे यहां से देख लें कि अब ये इसके ऊपर स्क्वायर आ रहा है तो इसको 2 टाइम लिखना है। जब 2 टाइम लिखेंगे तो इसके साथ डिवाइड करेंगे। डिवाइड किया तो इस टर्म के साथ पहले और फिर इसके साथ, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से a स्क्वायर लिखा था तो दोनों के साइड यहाँ पर डिवाइड किया तो ये वाली टर्म हमारे पास आ जाएगी। अब ये जो टर्म हमारे पास आ रही है तो इस टर्म को हम ये बोलेंगे कि ये जो फर्स्ट टर्म आ रही है तो फर्स्ट टर्म एक ये वाली और सेकंड ये, तो मैं यहाँ से दोबारा लिख लेता हूँ कि ये वाली टर्म माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी h कट ओवर आयोटा d psi ओवर d ऑफ x dx माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी psi स्क्वायर dx। एक ये वाली टर्म आ रही है और दूसरी टर्म ये आ रही है। तो दूसरी टर्म को मैं, अब ये टर्म जो है तो ये हमारे पास एक्सपेक्टेशंस वैल्यू ऑफ मोमेंटम जो p स्क्वायर आ रहा है ये इसके इक्वल है। और ये वाली टर्म जो है तो माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी साई स्क्वायर x x साई dx ओवर माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी साई स्क्वायर dx इज इक्वल टू, ये टर्म इक्वल है x स्क्वायर के एक्सपेक्टेशंस वैल्यू जो आ रही है। अब इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो इसको कुछ नाम दे दें। इक्वेशंस 8 हमारे पास आ रही है तो इक्वेशंस 8 में पुट करें तो इक्वेशंस 8 यहां से बन जाएगी। इक्वेशंस 8 इंप्लाइज दैट, इसमें वैल्यू पुट करें तो ये आ जाएगी x स्क्वायर, इसकी जगह पर यहां पर ये p आ रहा है तो पहले p की वैल्यू तो ये p स्क्वायर और साथ यहां पर ये x स्क्वायर आ जाएगा which is greater than or equal to h कट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 के इक्वल है। तो इस साइड इसका ले लें स्क्वायर रूट, दोनों साइड लें। जब स्क्वायर रूट लेंगे तो ये टर्म हमारे पास, इसको पहले लिख लें तो ये x स्क्वायर p स्क्वायर इज इक्वल टू, स्क्वायर रूट लिया है तो ये बन जाएगा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू h कट डिवाइडेड बाय 2 के इक्वल हो जाएगा। अब हमने एक रिलेशंस पढ़ा था, इक्वेशन 3 या 4 आई थी, आप लोगों के पास होगी, वहां से देख लें। वो इक्वेशंस ये आ रही थी रिलेशंस ये आ रहा था x स्क्वायर और साथ ये एक्सपेक्टेशंस वैल्यू ऑफ p स्क्वायर, ये इक्वल थे किसके, डेल x इंटू डेल p के। तो ये देख लेना, ये इक्वेशन 3 या 4 आ रही थी, वहां पर भी बताया था कि इस इक्वेशंस को लास्ट में हम यूज करेंगे वही रिलेशंस। तो अब ये वाली वैल्यू डेल x इंटू डेल p जब यहां पर पुट करेंगे तो ये बन जाएगा डेल x डेल p इज ग्रेटर देन और इक्वल टू h कट ओवर 2 और दिस कैन बी रिटन एज डेल x इंटू डेल p approximately equal to h कट। तो ये हमारे पास है हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी रिलेशंस। इसी तरीके से हम एनर्जी एंड टाइम के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर के लिए में इतना काफी है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी रिलेशंस। तो इसकी जनरलाइज्ड फॉर्म, उसमें भी हम ये प्रूव करेंगे, लेकिन जनरलाइज्ड फॉर्म इसकी हम देखेंगे कि हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी रिलेशंस जो आ रही है तो इसकी जनरलाइज्ड फॉर्म क्या है।